नमस्कार बच्चों, आज हम बायो के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम सेल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोशिका टॉपिक की हम स्टार्टिंग करेंगे। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट वर्ड पढ़ा रही हूँ, ऑर्निथो। देखो है ना, ऑर्निथो शब्द होता है पक्षियों के लिए, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ना, सबका इंग्लिश वर्ड अलग होता है, हिंदी अलग होता है, साइंटिफिक वर्ड अलग होता है। अब पक्षियों को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं, लेकिन साइंस में कहते हैं ऑर्निथो। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक इंडियन बर्डमैन, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं। भारतीय बर्डमैन, या इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने स्पेशली बर्ड्स पर काम किया था, अतः इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इंडियन बर्ड साइंटिस्ट भी हैं ये। सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट, सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर तमिलनाडु। सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब देखो है ना, बर्ड्स की मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। पहली बात तो पक्षियों में खोखली हड्डियां होती हैं। पक्षियों में कैसी हड्डियां होती हैं? खोखली, हॉलो बोन होती हैं, और इन खोखली हड्डियों को कहते हैं वातिल अस्थियां। हिंदी में कहते हैं वातिल अस्थियां, इंग्लिश में इनको कहते हैं न्यूमेटिक बोन। तो बर्ड्स में खोखली हड्डियां पाई जाती हैं, जिन्हें वातिल अस्थियां या फिर क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन। तो हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ आ सकता है न्यूमेटिक, तो आपको याद ही रखना है कि हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड याद रखने हैं। और ये जो खोखली हड्डियां होती है ना, इनमें क्या भरी होती है? वायु भरी होती है, एयर फिल्ड बॉन होती है। ये जो हमारी बॉन होती है सॉलिड होती है, तो हमारी बॉन्स का वेट होता है। इनकी जो बॉन्स होती है वो उनमें एयर फिल्ड बॉन होती है, तो वो हल्की होती है, इसलिए पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। अगर हमारे जैसी हैवी बॉन्स होती तो फिर वो आकाश में नहीं उड़ पाते ना, तो इसलिए इनमें भगवान ने ऐसा ही सिस्टम बनाया पक्षियों का। इसके अलावा देखो, जैसे हमारे अंदर होता है ना, हम ह्यूमन फीमेल्स के अंदर 2 ओवेरी होती है, राइट एंड लेफ्ट। बर्ड्स में ओनली 1 सिंगल ओवेरी होती है, एक ही अंडाशय पाया जाता है, सिंगल ओवेरी प्रेजेंट। तो ये जो सिंगल ओवेरी होती है ना, वो भी कौन सी साइड वाली होती है? बायां। बर्ड्स के अंदर सिंगल ओवेरी होती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है। नेक्स्ट हमारे अंदर होता है जैसे मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, जिसके अंदर हम यूरिन को इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 800 से 1000 ml तक, हम उसमें यूरिन इकट्ठा रख सकते हैं। लेकिन बर्ड्स होते हैं ना, इनको बॉडी वेट कम चाहिए, शरीर हल्का होना चाहिए, तभी तो ये उड़ सकते हैं ना। तो पक्षियों में मूत्राशय एब्सेंट होता है, पक्षियों में मूत्राशय एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन बर्ड्स। बट ना, पक्षी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उड़ने वाले भी होते हैं और एक उड़नहीन भी होते हैं। उड़नहीन पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है, उड़नहीन पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड, यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड। तो फ्लाइटलेस बर्ड, उड़नहीन पक्षियों में मूत्राशय होता है। और पक्षी जो होते हैं ना, वो हमारे जैसे होते हैं, इनके भी शरीर का तापमान फिक्स होता है। जैसे हम समतापी होमोथर्मल है, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे ही इनका भी बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। इनका बॉडी टेम्परेचर
लगभग होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना है। हमारा फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनका बॉडी टेम्परेचर होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पक्षियों में जो चोंच होती है ना, जबड़ा होता है वो चोंच में बदल जाता है, जबड़ा चोंच में बदल जाता है, जो कन्वर्ट इनटू बीक, और दांत अनुपस्थित होते हैं। जबड़ा चोंच में बदल जाता है और दांत अनुपस्थित, टीथ एब्सेंट होते हैं, जो कन्वर्ट इनटू बीक एंड टीथ एब्सेंट। तो ये पक्षियों के आपको नॉर्मल लक्षण याद रखने हैं कि इनमें खोखली हड्डियां होती हैं, मूत्राशय एब्सेंट होता है, बॉडी टेम्परेचर इनका हमसे भी ज्यादा है, लेकिन है ना ये भी समतापी होते हैं, होमोथर्मल है, मतलब इनका भी बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, चेंजेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स रहेगा। अब देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, लार्जेस्ट बर्ड एंड स्मॉलेस्ट बर्ड। तो उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, भाई ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं, तो फ्लाइंग बर्ड्स में लार्जेस्ट बर्ड और स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब देखो है ना, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा होता है एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस के फिन्स जो होते हैं ना, पंख होते हैं ना, वो सबसे बड़े पंख होते हैं इसके, और ये 17 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ सकता है। और उड़ने वालों में सबसे छोटा होता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जिसको कहते हैं गुंजन पक्षी, या इसी को कहते हैं मरमर पक्षी, इसी को ही कहते हैं सनबर्ड, इसी को ही सनबर्ड भी कहते हैं। तो ये हमिंग बर्ड है ना, ये फ्लाइंग बर्ड्स में स्मॉलेस्ट है और ये फ्लाइंग बर्ड्स में लार्जेस्ट है। उड़ने वालों में सबसे बड़ा और उड़ने वालों में सबसे छोटा। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं उनमें मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, एब्सेंट। इनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा। और जो अभी हम पढ़ेंगे फ्लाइटलेस, ये है अल्बाट्रॉस। इसके पंख सबसे बड़े होते हैं पक्षियों में, और ये स्ट्रॉन्ग मसल से 17 किलोमीटर तक उड़ सकता है। पक्षियों में उड़ने के लिए फिन्स होते हैं ना, जैसे हमारे अंदर लेग्स होती है मूवमेंट के लिए, इनके अंदर फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। और ये है सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। उड़ने वालों में सबसे छोटा है, पंख लग रहे हैं तो फिर उड़ता ही होगा ना। ये है फ्लाइटलेस में सबसे बड़ा, उड़नहीन पक्षियों में सबसे बड़ा और उड़नहीन पक्षियों में सबसे छोटा। लार्जेस्ट फ्लाइंगलेस बर्ड और स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड एंड स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। तो लार्जेस्ट में तो आता है शुतुरमुर्ग, जिसका आपको सामने चित्र दिख रहा है। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच। ये मिलता है अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका के अंदर मिलता है। ये ना देख लो, ये ना उड़ता नहीं है, लार्जेस्ट भी है, ये तो सबसे बड़ा है, तो भारी भी होता है, तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है। शुतुरमुर्ग को एक तो मूर्ख पक्षी कहते हैं, फुलिश बर्ड। एक तो ये मूर्ख पक्षी होता है और एक ये फास्ट रनर होता है, तेज दौड़ने वाला फास्ट रनर बर्ड होता है। और ये ना क्या बोलते हैं, मूर्ख पक्षी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शिकारी को देखकर अपनी गर्दन छुपा लेता है। तो इसको लगता है कि जब मैं सामने वाले को नहीं देख रहा तो फिर सामने वाला भी मुझे नहीं देख रहा होगा, इसलिए इसको मूर्ख पक्षी कहा जाता है। और सबसे छोटा बर्ड होता है कीवी। फ्लाइटलेस में सबसे छोटा पक्षी होता है कीवी। मैंने आपको कल परसों कंगारू बताया था ना, कंगारू को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। कीवी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी होता है कीवी। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ता नहीं है। ये तो ऑस्ट्रिच है, ये वाला है कीवी, ये फ्लाइटलेस में स्मॉलेस्ट है। और ये फ्लाइटलेस बर्ड के कुछ नाम बता रही हूं मैं आपको,
कुछ उड़नहीन पक्षी। भाई उड़ने वाले तो बहुत ज्यादा है ना, तो उड़ने वालों के तो आपको सबके नाम याद करने ही नहीं है। ये है डोडो पक्षी, इस पर लिखा हुआ भी है डोडो। ये डोडो है मॉरिशस पक्षी, मॉरिशस पक्षी है डोडो। ये लुप्त हो चुका है, इसकी पूरी जातियां, पूरा डोडो पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है, अभी वर्तमान में है ही नहीं। इसके अलावा एक है पेंगुइन कैसोवरी, पेंगुइन कैसोवरी, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ते नहीं है, ये उड़नहीन पक्षियों में आता है पेंगुइन कैसोवरी। डोडो बहुत पूछते हैं एग्जाम में, मॉरिशस पक्षी है ये, इसको मॉरिशस के राष्ट्रीय चिन्हों में स्थान दिया गया है। इसका शिकार बहुत ज्यादा हुआ और ये अपना बचाव नहीं कर पाया, तो ये कंप्लीटली विलुप्त हो चुका है। अब इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वर्ड पढ़ा रही हूं, एक इक्थियो। इक्थियो शब्द होता है मछलियों के लिए। मछली को इंग्लिश में बोलते हैं फिश, और इसको साइंस में क्या बोलते हैं, इक्थियो। तो बताओ मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, मछलियों का अध्ययन कहलाएगा इक्थियोलॉजी। समझ गए क्या, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, इक्थियोलॉजी। अब देखो है ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, मलेरिया उन्मूलन में प्रयुक्त मछलियां, मलेरिया उन्मूलन में प्रयुक्त मछलियां, फिश यूज इन मलेरिया इरिडिकेशन, फिश यूज इन मलेरिया इरिडिकेशन, इसके अंदर आती मलेरिया की इरिडिकेशन के अंदर ट्राउट, सालमन, गैम्बूसिया। ये बहुत पूछते हैं, ये फेमस सवाल है राजस्थान के एग्जाम्स का और एसएससी वगैरह के एग्जाम्स का। ये तीनों है ना लार्वा बख्शी मछलियां हैं, लार्वा फेजी फिशेज है, लार्वा फेजी फिशेज, लार्वा बख्शी मछलियां हैं। तो ये किसके लार्वा को खा जाती हैं, तो ये जो ट्राउट है ना, सालमन है और गैम्बूसिया है, ये मलेरिया के उन्मूलन में काम आती हैं। और आपको पता होगा, मैं आपको इसको समझा देती हूँ, मलेरिया होता है ना, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, मलेरिया को फैलाती है फीमेल एनोफ्लीज, और ये फीमेल एनोफ्लीज कहाँ पर रहती है, डर्टी वाटर के अंदर, गंदे पानी में रहती है। और गंदे पानी में क्या है कि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, इनमें हमारे जैसे डायरेक्ट बच्चा जन्म नहीं लेता है, इनके अंदर पहले लार्वा जन्म लेता है, फिर इस लार्वा में विकास होता है जिससे ये वयस्क बनते हैं। तो ये जो मादा एनाफ्लीज का छोटा बच्चा है ना, उसको लार्वा कहते हैं, इसे समझ लो आप। जब ये इनिशियल स्टेज पर जन्म देते हैं तो वो लार्वा ही होता है, फिर इसमें विकास होता है जिससे वयस्क इंसेक्ट वगैरह बनते हैं। तो इसके लार्वा जो पानी में पड़े हुए हैं उसमें ये मछलियां डाल दें, तो ये मछलियां इसके लार्वा को खा जाएंगी, और जब लार्वा ही नष्ट हो गया तो वयस्क मच्छर बनेगा ही नहीं ना, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये तीनों मछलियां, इसमें से भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप गैम्बूसिया को देना, आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, और इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है गैम्बूसिया। अब आप ऐसे याद कर लो, ताऊजी का सामान घुस गया, ऐसे याद कर लो, ताऊजी का सामान घुस गया, तो ट्राउट, सालमन, गैम्बूसिया, ये मलेरिया इरिडिकेशन में काम आने वाली फिशेज है। इसके बाद में मैं आपको कुछ असत्य मछलियां लिखा रही हूँ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फॉल्स फिशेज। फॉल्स फिशेज का मतलब क्या है, नाम के पीछे फिश लगा हुआ है लेकिन ये वास्तव में मछलियां नहीं है, तो ये किसी ना किसी और मतलब क्लास के मेंबर्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट लिख रहे हैं हम सिल्वर फिश, फर्स्ट है सिल्वर फिश। अब देखो इसके नाम के पीछे फिश है ना, लेकिन ये मछली नहीं है। सेकंड है स्टार फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, डेविल फिश, और तीसरी है जेलीफिश, डेविल फिश, जेलीफिश। 4 नंबर पर है क्रे फिश, कटल फिश, नहीं 4 तो ये हो गई ना, एक सेकेंड, 3rd 4 5 6 7 8 क्रेफिश और एक है कटल फिश।
अब मैं इतने सारों के आपको चित्र भी दिखाऊंगी तो भी आपको याद तो रहेगा नहीं, आपको डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे इनके नाम। मैं ट्रिक बता दूंगी आपको भी। शेलफिश एक है, हैगफिश, फिर मैंने आपको कल याद है वास्तविक मछलियों के नाम बताए थे, जैसे हमने एक लिखी थी डॉल्फिन। डॉल्फिन, डॉल्फिन दिखने में मछली जैसी होती है लेकिन वास्तव में मछली तो नहीं है ना। डॉल्फिन तो वास्तव में क्या होती है, एक स्तनधारी होती है। तो ब्लू व्हेल, डॉल्फिन। एक होता है हाइड्रोफिश। अब हाइड्रोफिश के नाम के पीछे फिश लगा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं होता है, तो फिर हाइड्रोफिश एक क्या होता है, ये एक समुद्री सांप है, जहरीला सांप होता है। मैराइन स्नेक के पॉइजनस स्नेक होता है। इसके अलावा एक होता है यहाँ पर झींगा मछली। ये झींगा नाम के पीछे इसके फिश लगा हुआ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉन, इसी को कहते हैं पैलीमॉन। ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है, इंसेक्ट वाले संघ में आता है। अच्छा, अब मैं आपको है ना इनकी सबकी पहचान बता देती हूँ। ये सिल्वर फिश एक कीट है, ये एक इंसेक्ट है, और ऑल इंसेक्ट इज इंक्लूड इन ऑर्थोपोडा फाइलम। ऑल इंसेक्ट होते हैं वो ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। ये स्टारफिश एक इकाइनोडर्मेटा संघ का समुद्री जंतु है, इकाइनोडर्मेटा संघ का समुद्री जंतु है। डेविल फिश एक मॉलस्क संघ का जंतु है। जेलीफिश ये आती है सीलेंट्रेटा फाइलम के अंदर। अब आपने स्कूल के अंदर 9वीं 10वीं में साइंस पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। ये जो क्रे फिश होती है ना, ये क्रे फिश ये भी किस में आती है, ऑर्थोपोडा के अंदर। क्रे फिश ऑर्थोपोडा में आती है। कटल फिश ये आती है मॉलस्क, मॉलस्क फाइलम में। शेलफिश ये भी मॉलस्क में आती है, शेलफिश भी। और ये हैक फिश होती है ना, ये आती है कशेरुकियों के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर आती है ये। अब देखो ये संघ है ना एनिमल के फाइलम होते हैं। अब आपको हो सकता है नहीं भी पता हो, ऑल इंसेक्ट होते हैं ना ये ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। एंड ऑर्थोपोडा इज ए फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम एंड मोलस्का इज ए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ये, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज ऑर्थोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे बड़ा संघ। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज ऑर्थोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मॉलस्क। मॉलस्क संघ का क्वेश्चन आता है एलडीसी वगैरह में, इससे ना मोती मिलते हैं मॉलस्का फाइलम से। अब आप ऐसे याद कर लो, ये दोनों मैंने आपको कल बताया था, ये दोनों क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, मैमल्स से। हाइड्रोफिश मैंने आपको बता ही दिया, समुद्री सांप है। झींगा मछली ऑर्थोपोडा फाइलम में आती है, झींगा मछली खुद ही ऑर्थोपोडा फाइलम का मेंबर है। अच्छा, और ये सबका मैंने आपको पहचान बता दी। अब बात आती है, ट्रिक बता देती हूँ मैं आपकी। ऐसे एक लड़का था जो एग्जाम देता है तो सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे थोड़ी ना फाइट होते हैं। अब रिजल्ट आते हैं तो कितने बच्चे दोबारा से प्रयास करते हैं, अदरवाइज प्राइवेट नौकरी करने लग जाते हैं। तो ऐसे एक बच्चा था जिसने फिर रिजल्ट नहीं आया, पास नहीं हुआ, तो उसने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली। तो वहां पर वो बहुत अच्छा काम करता है जाकर के, ताकि इस जो असफलता मिली उसको लाइफ में उसकी पूर्ति हो सके। तो उसको कंपनी में फिर क्या मिलते हैं, सिल्वर स्टार, स्टार दिए जाते हैं ना भाई, ये गोल्ड स्टार, प्लैटिनम है, ये सिल्वर, तो इसको सिल्वर स्टार मिलते हैं। तो सबको बताता है दोस्तों को, मैं कंपनी में क्या बना, सिल्वर स्टार। अब सिल्वर स्टार बना तो फिर दोस्त तो यही कहेंगे ना कि भाई पार्टी दे दे। अब पार्टी देता है तो पार्टी में क्या बचता है, डीजे। डीजे मतलब डेविल फिश और जेली फिश। अब डीजे भी बजेगा तो केक भी कटेगा, तो क्रेफिश और कटल फिश, केक कटा तो क्रेफिश और कटल फिश। लेकिन आजकल सच्चे दोस्त मिलते ही कहाँ हैं, सब ऐसे मिलते खा पी के हाथ पहुंच के निकलने वाले। तो सेल्फिश लोग खा पी के निकल गए,
ऐसे याद करोगे तभी याद रहेगा। अब आजकल एडवांस क्वेश्चन आता है भाई, वास्तविक मछलियां तो पूछ ली, वो ऐसे पूछेगा डेविल फिश क्या है, तो डेविल फिश एक मॉलस्क है। आपसे पूछेगा स्टार फिश क्या है, तो ये इकाइनोडर्मेटा होता है। ऐसे एडवांस सवाल आने लग गए हैं। इन दोनों को मैंने आपको समझा ही दिया है। लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इज ऑर्थोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मॉलस्क, और मॉलस्क संघ से क्या प्राप्त होता है, मोती, पर्ल। इस मॉलस्क से रियल पर्ल मिलता है। पर्ल इंडस्ट्रीज मॉलस्का फाइलम की ही देन है। इसका एक मेंबर जिसका नाम बहुत फेमस है, ये एलडीसी में आया हुआ सवाल है, पिंकटाडा वल्गेरिस। ये पिंकटाडा वल्गेरिस नाम का एक मॉलस्क है जिससे पर्ल प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे मॉलस्क हैं, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया है। और इसके अलावा मछलियों में क्या होता है, विटामिन होता है। फिशेज के अंदर दो विटामिन पाए जाते हैं, एक तो विटामिन ए होता है और एक विटामिन डी होता है। फिश लीवर ऑयल से, फिश लीवर ऑयल से दो विटामिन मिलते हैं, ए और डी। तो ये विटामिन में भी आ जाएगा वैसे। और मछलियां होती है ना, ये प्रोटीन का भी सोर्स होती हैं। फिश से प्रोटीन भी मिलता है, ये आपको पता है। फिश से विटामिन भी मिलते हैं, ये भी आपको पता है। अब देखो है ना, ए और डी है ना, तो इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है। ये ए मिलता है शार्क लीवर ऑयल से, शार्क मछली के यकृत के तेल से। और डी मिलता है कॉड मछली के यकृत के तेल से, मछली के यकृत के तेल से। तो शार्क लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड कॉड लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन डी। समझ गए? वैसे फिश से ए और डी दोनों मिलते हैं। कॉड लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन डी एंड शार्क लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए। इतना समझ गए होंगे आप। और वैसे मिलते दोनों हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और शब्द पढ़ा रही हूँ आज। अब ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे वर्ड्स। कल से हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा कोशिका। हम पढ़ रहे हैं मायो या सार्को। मायो या सार्को शब्द होता है मांसपेशियों के लिए। हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, मसल्स के लिए मायो या सार्को शब्द होता है। तो बताओ मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। मांसपेशियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इज 639, 639। अब देखो एग्जाम में फिक्स 639 नहीं आता है, इसका नियर बाई ऑप्शन आता है, तो जो इसके सबसे पास होगा वो आंसर दे देना। मांसपेशियों का लाल रंग, रेड कलर ऑफ मसल्स इज ड्यू टू मायोग्लोबिन। मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण। मांसपेशियों में क्या पाई जाती है, प्रोटीन। तो मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। मांसपेशियों में निम्न तीन प्रोटीन होती है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन। ऐसे याद कर लो, एमाटो। एमाटो की फुल फॉर्म एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन। समझ गए? मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम आयन इज इसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स एक्टिविटी। तो हमारे मसल्स की क्रियाशीलता के लिए कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। और मसल्स है ना, इनमें उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, इरेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मसल्स में एक्शन होता है। तो अब हम लिख रहे हैं शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, लार्जेस्ट मसल। भाई सबके ऑर्गन्स बोन हो या मसल्स हो, ये लार्जेस्ट भी होते हैं तो स्मॉलेस्ट भी होते हैं। सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे मजबूत मांसपेशी,
सबसे सक्रिय मांसपेशियां और सबसे व्यस्ततम मांसपेशियां। अब आपको आता है तो आप आंसर बता सकते हो। लार्जेस्ट मसल कौन सी है, लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, एक्टिव मसल्स एंड बिजिएस्ट मसल, ये सब सबसे में आती हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस ये होती है हिप्स की मसल्स, कूल्हे की पेशी ये हिप्स की है। देखो है ना, जो हमारी बोन होती है ना उसी से रिलेटेड मांसपेशी होती है। अगर हड्डी बड़ी है तो उससे बड़ी मांसपेशी जुड़ेगी, हड्डी लंबी है तो उससे लंबी मांसपेशी जुड़ेगी, हड्डी छोटी है तो उससे छोटी मांसपेशी जुड़ेगी। जैसे देखो यहां से यहां तक ये हड्डी है, तो इससे इसी के बराबर में ही तो मांसपेशी जुड़ी है ना, फुल पैक की ये बॉन। तो अगर ये बॉन इतनी सी होती तो इससे इतनी मांसपेशी जुड़ती, और ये इतनी बड़ी होगी तो इससे इतनी बड़ी ही मांसपेशी जुड़ेगी। तो मसल्स तो हमारी बॉन्स के बैलेंस में होती है ना, तो जो विशेषता हड्डी की होती है वही विशेषता किसकी होती है, मांसपेशी की। अगर किसी स्थान की हड्डी छोटी है तो मांसपेशी भी छोटी होगी, हड्डी बड़ी है तो मांसपेशी भी बड़ी होगी। जैसे आपको पता होगा हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, कान की, तो सबसे छोटी मांसपेशी भी कान की होगी, उसका नाम अलग होगा। हड्डियों के नाम अलग होते हैं और मांसपेशियों के नाम अलग होते हैं। तो स्टेपेडियस होती है कान की। सबसे लंबी होती है साइटोरियस, सबसे लंबी मांसपेशी है साइटोरियस, और ये साइटोरियस होती है जांग की, हमारे थाइज की। थाइज की जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर हड्डी, आपको पता होगा। और जब ये फीमर इतनी लंबी हड्डी है तो उस पर उसी के बराबर की तो मांसपेशी जुड़ेगी ना, तो सबसे लंबी हड्डी फीमर और उसकी जुड़ी हुई जो मांसपेशी है वो साइटोरियस होती है, जो सबसे लंबी होती है। अब हमारी जो कुल्ले वाली हड्डी होती है ना उसको बोलते हैं शोनी मैकला, pelvic girdle. Pelvic girdle is the largest bone and hips की ही gluteus maximus is the largest muscle. समझ गए? तो सबसे बड़ी हड्डी है तो उससे सबसे बड़ी ही मांसपेशी जुड़ेगी। सबसे मजबूत मांसपेशी होती है मैसेटर, मैसेटर होती है जबड़े की, जॉ की मसल्स होती हैं, तो जबड़े की हड्डी भी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। हड्डी का नाम होता है मैंडिबल, मैं यही लिख देती हूँ, चलो हड्डियों के नाम भी एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे सक्रिय मांसपेशियां होती हैं आंख की, आंख का, हमारी आईज की ये जो पलकें होती है ना इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, आपने देखा होगा। किसी की आंखें पलकें झपकती तो आप काउंट करके नहीं बता सकते हो, तो ये सबसे सक्रिय फास्ट मूवमेंट। और सबसे व्यस्ततम मांसपेशियां होती हैं हृदय की, हार्ट की। हमने जब से जन्म लिया है ना और जब तक हम मरेंगे हमारा हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता है, नॉन स्टॉप वर्क करता है। हार्ट की जो मसल्स होती है ना वो कभी भी थकती नहीं है, और फिर इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है इसीलिए। तो देखो मैं है ना इसके नीचे बॉन के भी नाम लिख देती हूँ। जैसे सबसे इधर हड्डी हेडिंग है और हड्डियां हड्डियां लिख रही हूँ यहाँ पर, श्रोणी मैकला, जगह सेम रहेगी है ना, जगह सेम है, ये कुल्ले की है तो ये भी कुल्ले की है, इसका नाम होता है पेल्विक गर्डल। ये थाई वाली है ना, ये है फीमर, आपको पता ही है लॉन्गेस्ट बोन होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मैंडिबल, मैंडिबल इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। और मैंडिबल कहाँ की होती है, जबड़े की होती है, समझ गए। अब देखो है ना, कार्यशीलता के आधार पर हमारी बॉडी की जो टोटल मसल्स होती है ना इनको 3 भागों में बांटा गया है। शरीर की सभी मांसपेशियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है कंकाल पेशियां, स्केलेटन मसल्स, कंकाल पेशियां ये होती हैं स्केलेटन मसल्स। एक होती हैं चिकनी पेशियां, ये होती हैं स्मूथ मसल्स। और एक होती हैं हृदय पेशियां। हार्ट तो भाई सबसे डिफरेंट ऑर्गन है ना,
क्योंकि ये इसकी विशिष्टता का कारण है कि ये नॉन स्टॉप काम करता है, इसकी मसल्स कभी भी थकती नहीं है, बिना थके काम करने वाला ऑर्गन है। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं ये होती हैं कार्डियक मसल्स। अब देखो, ये जो कंकाल की पेशियां, समझा देती हूं मैं पहले। पहली बात तो कंकाल की जो पेशियां होती है ना, वो हमारे बाहरी कंकाल से जुड़ी है, हमारे हाथों की, पैरों की या शरीर की जो आउटर साइड की मसल्स है ना, बाहर जो हमें दिख रही है, जिनको हम हमारी इच्छा से मूवमेंट करा सकते हैं, ये सब कंकाल पेशियां हैं। चिकनी पेशियां हमें दिखती नहीं है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं। तो जब ये इंटरनल ऑर्गन्स में है, हमें दिख ही नहीं रही है, तो इनको हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। एक सेकेंड, देखो ये इन पे ना जो कंकाल पेशियां होती है ना, इन पर ऐसे, ये पेशी है तो इनके ऊपर है ना ऐसे रेखाओं के रूप में धारियां होती है, इनके ऊपर ऐसे रेखाओं के रूप में धारियां होती है, बड़ी बड़ी धारियां हो सकती है। तो इसके कारण से ये पेशियां होती रेखित पेशियां, और ये ऐसे चिकनी है, इनके ऊपर कोई धारियां नहीं होती है। तो धारियां नहीं होती है तो ये कैसी पेशियां होती है? अरेखित। अरेखित इंग्लिश में बोलते हैं अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। और मैंने अभी बताया था कि ये हम अपने अकॉर्डिंग इनको नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी लीवर है, किडनी है, एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी स्प्लीन है, उनमें होती है। तो वो तो अब उनके ही अकॉर्डिंग काम करते हैं ना, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी ना काम करते हैं। तो ये होती है अनैच्छिक, इनको कहते हैं इनवॉल्यूंट्री मसल्स। ये इनवॉल्यूंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। अरेखित और अनैच्छिक, ये वाली होती है रेखित। रेखित ये होती है स्ट्रेटेड मसल्स, इनके ऊपर रेखाओं के रूप में धारियां होती हैं। और ये होती हैं ऐच्छिक पेशियां, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। और कंकाल पेशियां कहां पर पाई जाती हैं? ये हमारे शरीर के बाहरी कंकाल से जुड़ी, आउटर स्केलेटन से अटैच होती हैं, बाहरी कंकाल से जुड़ी होती है। और हम ये वाली जो मैं करके दिखा रही हूँ, पैर तो करके दिखा नहीं सकती हूँ ना आपको। चिकनी पेशियां होती हैं, ये आंतरांगों से जुड़ी होती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स से जुड़ी होती हैं। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, ईटीसी। कार्डियक मसल्स ये तो स्पेशली किसी में ही मिलती है, हृदय में मिलती है, हार्ट में मिलेंगी। ये तो ये यूनिक होती हैं, कभी भी थकती नहीं है। तो ये अनैच्छिक होती हैं लेकिन रेखित होती हैं, ये यूनिक है। अरेखित, अनैच्छिक और रेखित, ये इनवॉलेंट्री है। ये हार्ट की मसल्स हार्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती है ना, हमारे अकॉर्डिंग ही करने लग जाए तो फिर तो हम ही भगवान ही बन जाए ना। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। तो ये तीन प्रकार की मसल्स को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है, 639 मांसपेशियों को। कंकाल पेशियां, चिकनी पेशियां, हृदय पेशियां। कंकाल पेशियां रेखित और ऐच्छिक, रेखाओं के रूप में धारियां होती हैं इसलिए रेखित होती हैं, और ये हमारी इच्छा से हम इनका यूज कर सकते हैं। ये हमारे बाहरी कंकाल से जुड़ी होती हैं। चिकनी पेशियां अरेखित और अनैच्छिक, ना तो इनमें रेखाओं के रूप में धारियां होती है और ना ये हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं, और ये हमारे अंतरांगों से जुड़ी होती हैं। और हृदय पेशियां केवल हार्ट में मिलती हैं, कभी भी नहीं थकती हैं, नेवर बी टायर्ड, कभी भी नहीं थकती, कभी टायर्ड ही नहीं होती है। ये अनैच्छिक और रेखित होती है। इतना समझ गए? अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, एक तो हमारी ये बोन है, इसका नाम ह्यूमरस होता है। एक ये बोन है, इसका नाम रेडियस अल्ना होता है। हमारी बोन्स आपस में अटैच होती हैं। ये वाली हड्डी इस वाली हड्डी से जुड़ी है, पहली बात तो। दूसरी बात है, ये हड्डी है, इसके ऊपर ये मांसपेशी है, हड्डी से मांसपेशी भी जुड़ी होती है। ऐसे थोड़ी हमने हाथ ऐसे किया मांसपेशी लटक गई, ऐसे किया तो इधर लटक गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये है हमारी बोन, हड्डी होती है ना सबसे अंदर, तो
और इस बोन के ऊपर कौन अटैच होती हैं? हमारी मसल्स। ये होती है मांसपेशी, मसल, और ये है मांसपेशी, मसल्स। तो हड्डी के ऊपर होती है मांसपेशी ना, हड्डी से जुड़ी होती मांसपेशी। तो पहली बात तो हड्डियां हड्डियां भी आपस में जुड़ी होती हैं, और बॉन्स बॉन्स आपस में जुड़ी होती हैं लिगामेंट के द्वारा। बहुत से लोगों की मोच आ जाती है ना, तो सुनते हो आपकी लिगामेंट टूट गए, तो मोच आने पर लिगामेंट टूट जाते हैं। लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु, इन्हीं को बोलते हैं अस्थि बंधान तंतु। अब इंग्लिश वर्ड एक ही है, लिगामेंट ही है, और हिंदी वाले 2-3 शब्द होते हैं। लिगामेंट किसको किससे जोड़ते हैं? बोन को बोन से जोड़ने वाला जॉइंट होता है लिगामेंट। और ये हड्डी है, इसके ऊपर मांसपेशी जुड़ी है, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। अब एग्जाम में टेंडन ऐसे आता है हिंदी में लिखा हुआ, और इसी को हिंदी में कहते हैं कंडरा। तो आपसे पूछेंगे हड्डी से मांसपेशी किसके द्वारा जुड़ी होती है? टेंडन। और हड्डी से हड्डी किसके द्वारा जुड़ी होती है? लिगामेंट। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये लिगामेंट किसके बने होते हैं? पीत रेशों के बने। ये पीत रेशों के येलो फाइबर्स के बने होते हैं। इन येलो फाइबर्स के अंदर प्रोटीन होती है, इनके अंदर एलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। ये फाइबर्स होते हैं ना, इनके अंदर एलास्टिन प्रोटीन होती है। और जो टेंडन होते हैं ना, ये बने होते हैं श्वेत रेशों के, सफेद रेशों के बने होते हैं, मेड फ्रॉम व्हाइट फाइबर्स। और ये जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर कोलेजन प्रोटीन होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है ये, हमारी बॉडी का सबसे मजबूत जॉइंट होता है ये, हड्डी और मांसपेशी के बीच का टेंडन। इसके अंदर होती है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन। तो ये इसके अंदर टेंडन सबसे मजबूत जॉइंट है। तो टेंडन मजबूत जॉइंट इसीलिए क्योंकि इसमें कोलेजन प्रोटीन होती है। लिगामेंट्स में तो इजीली खिंचाव आ जाता है ना, क्योंकि ये लिगामेंट में जो एलास्टिन प्रोटीन होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन नहीं होती है। तो हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है लिगामेंट से, हड्डी से मांसपेशी जुड़ी होती है टेंडन से, मांसपेशी से मांसपेशी भी जुड़ी है, ये भी दिख रहा होगा आपको। मांसपेशी से मांसपेशी जुड़ी होती फेशिया के द्वारा। फेशिया ये जॉइंट होता है मांसपेशी से मांसपेशी, और मांसपेशी से स्किन। नया सवाल है ये, मसल टू मसल, मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ता है। पहली बात तो मसल टू मसल को जोड़ता है, और ये मांसपेशी से त्वचा को जोड़ता है, मांसपेशी से हमारी त्वचा को भी जोड़ता है। तो फेशिया जॉइंट बिटवीन मसल टू मसल एंड मसल टू स्किन। और ये इसके बाद हो गया ना ये वाला और ये वाला, समझ गए। इसके अलावा आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अधिक परिश्रम के समय, अधिक परिश्रम के समय मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थकान का अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है। आप देखते हो ना, जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिर हमें थकान हो जाती है, क्योंकि उस समय जो है ना हमारी मसल्स में कौन से एसिड का डिपोजिशन हो जाता है? लैक्टिक एसिड का। वो कैसे होता है सुन लो। हमें भोजन से जैसे ग्लूकोज मिला, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो ये हमारे लिए क्या बनाता है? एनर्जी। लेकिन जब ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में टूटता है तो फिर ये क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। जब आप बहुत देर से फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी एनर्जी खर्च हो चुकी है, अब आपकी शरीर में ऑक्सीजन की भी धीरे धीरे कमी हो गई, तो ये हमारे शरीर में क्या बनाने लग जाता है? लैक्टिक एसिड बनाने लग जाता है, ग्लूकोज। तो आप देखते हो ना, दौड़ते समय लास्ट में ना बहुत तेजी से सांस चलने लग जाती है। तो बहुत तेजी से सांस ही इसलिए चलती है ताकि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो सके।
तेज सांस लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना, और ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो एनर्जी बनाएगा। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में टूटता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है, और इस लैक्टिक एसिड के कारण हमें किसका अनुभव होता है? थकान का अनुभव होता है। जब हम रेस्ट करते हैं, अब देखो आप जैसे पार्क में बहुत देर से दौड़ रहे हो, अब आप बहुत थकान हो गई तो आप रेस्ट करोगे, रेस्ट करोगे तो आपका लैक्टिक एसिड वापस किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। और फिर आपने जब नॉर्मल सांस लेना चालू कर दिया तो फिर आपकी बॉडी में एनर्जी बनने लग जाती है। यही कॉन्सेप्ट होता है हमेशा। चलो समझ गए इतना। अब हम कल से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम कोशिका पढ़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो सभी बच्चे, ये एप्लीकेशन पर पैड बैच रहेगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम।